Hi guys, this is Ashima and welcome back to my channel Mission Science, and in today's video I am going to discuss electrostatic potential energy for the system of n charges, area vector and very important topic, that is electric flux. So let's start with the topic, that is electrostatic potential energy of a system of n point charges. देखो आपको मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि इफ यू हैव 2 point charges then how you will find out the electrostatic potential energy. तो 2 point charges के लिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट इज U इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12. ये हमारे पास किसके लिए था? इफ वी हैव 2 point चार्जेस. ठीक है, आज हमने क्या करना है कि n point चार्जेस हैं, इन्फिनिटी पर हैं ऑल द चार्जेस, उनको हमने उनके रिस्पेक्टिव पोजीशन पर लेकर आना है. सो उसके लिए कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, दैट वी हैव टू कैलकुलेट इन दिस टॉपिक. तो देखो एनर्जी किससे रिलेटेड होती है? वर्क डन से. दैट मीन्स हम इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे? टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड आउट करेंगे कि जितने भी चार्जेस इन्फिनिटी पर हैं उनको प्रॉपर पोजीशन पर लाना, वहां पर उनको असेंबल करने में जितना भी टोटल वर्क डन लगता है दैट विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट चार्ज है, फर्स्ट चार्ज Q1 है, इसको हम लेकर आना चाहते हैं पोजीशन P1 पे विच इज एट R1 वेक्टर. अब यहां पर देखो क्या होगा, देयर विल बी नो वर्क डन, नो वर्क इज डन. रीजन क्या है इसका? क्योंकि आपके पास ऑल अदर चार्जेस आर एट इन्फिनिटी, क्योंकि और जितने भी चार्जेस हैं वो कहाँ हैं? इन्फिनिटी पे हैं. अगर सारे चार्जेस इन्फिनिटी पे हैं दैट मीन्स देयर इज नो फील्ड, कोई भी फील्ड नहीं होगी. फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल नहीं होगा. दैट्स वाई हम लिखते हैं कि W1 हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है, पहले हम फर्स्ट चार्ज को लेके आना चाहते हैं, इसमें क्या है? कोई भी वर्क डन नहीं होगा बिकॉज ऑल अदर चार्जेस राइट नाउ आर एट इन्फिनिटी. तो अब क्या है, पॉइंट P1 पर हमारे पास एक चार्ज Q1 आ गया है. अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेकर आना चाहते हैं Q2 चार्ज को. कहाँ लेके आना चाहते हैं? अब P2 पोजीशन पे. ठीक है, तो अब आप देखो यहां पर हमारे पास वर्क डन होगा. क्यों वर्क डन होगा? बिकॉज राइट नाउ वी हैव अ चार्ज Q1 एट पोजीशन P1. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपका W2 है वो क्या होगा? पोटेंशियल ड्यू टू Q1, Q1 की वजह से पोटेंशियल इनटू चार्ज Q2. यही होता है ना, हमने यही पढ़ा था कि पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज Q2, क्योंकि हम Q2 को लेकर आना चाहते हैं और यहाँ पर पोटेंशियल किसकी वजह से होगा? Q1 की वजह से होगा. तो यहाँ पर पोटेंशियल Q1 की वजह से क्या होगा? Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 इंटू Q2. ये आपके पास क्या आ गया? W2 आ गया. ध्यान रखना ऊपर जो भी चार्जेस का नंबर होगा वही नीचे हमारे पास पोजीशन में, डिस्टेंस में नंबर आ जाएगा. सेम अब हम क्या चाहते हैं? चार्ज Q3 को लेकर आना. तो देखो अब हम Q3 को लेकर आते हैं. Q3 को हमने लेकर आना है पोजीशन P3 पे. अब देखो यहां पर वर्क डन W3 होगा. अब क्या है, हमारे पास P1 पर Q1 आ चुका है, P2 पर Q2 आ चुका है. दैट मीन्स अब यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो किसकी वजह से होगा? ड्यू टू Q1 एंड Q2 इंटू Q3. ठीक है, दोनों की वजह से पोटेंशियल होगा, ये ध्यान रखना है यहाँ पर. तो इसका मतलब ये क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन ले लेते हैं. अगर Q1 की वजह से है तो डिस्टेंस क्या आएगा? R13. ठीक है, क्योंकि हमें चार्ज 3 लेकर आना है. प्लस Q2 की वजह से Q2 अपॉन R23 इंटू Q3. Q3 को अंदर ले जाते हैं, आपके पास ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23. ये हमारे पास आ गया है W3. ठीक है, क्लियर हो गए कि तीनों हमने वर्क डन निकाल लिए. पहले वर्क डन 0 था, फिर हमारे पास W2 निकाला और सेम हमने W3 निकाला है.
सिमिलरली अब हम निकाल सकते हैं W4 को, मतलब अब चार्ज Q4 को लेके आना चाहते हैं P4 पोजीशन पे, तो देखो W4 में अब क्या आ जाएगा, जैसे यहां पर किया था। अब हम लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू Q1, Q2 एंड Q3 इंटू Q4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, तो ये क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो सबसे पहले Q1 की वजह से Q1 और ये Q4 अपॉन R14 प्लस Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस Q3 Q4 अपॉन R34। आई होप ये आपको अब क्लियर हो गया होगा कि हम ये वर्क डन की वैल्यूज को कैसे लिख रहे हैं। बहुत इजीली सिंपल मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। जैसे आपने, अगर आपको ना पता हो कि 2 पॉइंट चार्जेस के लिए ये फॉर्मूला आपके पास कैसे आया है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में लास्ट वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है जी, कि हमारे पास फॉर्मूला कैसे आया था कि हमारे पास एक चार्ज एक पॉइंट P1 पर था, दैट इज Q1, और Q2 को हम P2 पोजीशन पर लेकर आना चाहते थे, तो उसके लिए ये पोटेंशियल एनर्जी होती थी। इसी को हमने यहाँ पर यूज किया है W1, W2, W3 एंड W4 फाइंड आउट करने में। यही कंटिन्यू हो जाएगा। तो हम अभी फिलहाल 4 के लिए फाइंड आउट करेंगे, लास्ट में हम इसका समीशन ले लेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर टोटल एनर्जी U क्या हो जाएगी, W के इक्वल, विच इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस Q3 Q4 अपॉन R34। ये हमारे पास आ गया एनर्जी। अब इसको हम समीशन की टर्म्स में भी इजीली देखो लिख सकते हैं। U विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन ऑल पेयर्स QJ QK अपॉन RJK। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि देखो, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है Q1 Q2, तो ये एक पेयर Q2 Q1 भी हो सकता था, Q1 Q3 एक Q3 Q1 भी हो सकता था, Q4 Q1 भी हो सकता था। दैट मीन्स दोनों का मतलब तो एक ही है ना, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस हैं। आप चाहे Q2 को Q1 से मल्टीप्लाई करो या Q1 को Q2 से करो, बोथ आर सेम मीनिंग। दैट्स वाई समेशन में हमने क्या करना है, सिर्फ एक सिंगल टर्म लेनी है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, U विल बी हाफ ऑफ समेशन J इक्वल्स टू 1 to n समीशन K इक्वल्स टू 1 to n QJ QK अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RJK वेयर K इज नॉट इक्वल टू J। देखो ऐसा ही है ना, यहाँ पर हमने यहाँ पे 1 2 लिखा है, अगर दोनों इक्वल 1 1 तो नहीं लिखा, यहाँ पे देखो 2 2 नहीं लिखा, 3 3 नहीं लिखा है, तो आपके पास K और J इक्वल नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर हाफ इसीलिए लगाया क्योंकि पेयर्स भी आ सकते थे। यहाँ पर देखो 3 4 आया है। अब जैसे अगर मैं सीरियल ऑर्डर में देखो 1 के साथ 2 3 4, राइट, ऐसे 2 के साथ 3 4 आया, 2 के साथ 1 भी आ सकता था, बट क्यों नहीं आया है, बिकॉज ऑलरेडी इसका एक पेयर आ चुका है। सिमिलरली 3 4 है, 3 के साथ 2 आ सकता था, 1 आ सकता था, बट वो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर इंक्लूड हो चुका है, इसलिए हमने यहाँ पर हाफ को यूज किया है। बिकॉज समीशन में सारे पेयर्स आ जाते हैं, तो हमने उसका सिर्फ एक टर्म ही पिकअप करनी है। दैट्स वाई हमने यहाँ पर हाफ लगाया है। और ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि के जे के इक्वल नहीं होगा, दोनों चार्जेस कभी भी आपके पास इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो और इसको अब हम और कैसे लिख सकते हैं, देखो U इज इक्वल्स टू हाफ समीशन J इक्वल्स टू 1 to n QJ समीशन K इक्वल्स टू 1 to n K नॉट इक्वल टू J 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QK अपॉन RJK। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये किसकी वैल्यू है आपके पास,
पोटेंशियल Vj की वैल्यू है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला आ गया 1/n Qj इंटू Vj। ठीक है, ये अनदर फॉर्मूला आ गया। अगर आपसे वो ये कहें फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों में अगर वो रिलेशन आपसे पूछेंगे दैट मीन्स यू हैव टू डिराइव दिस रिलेशन। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी। डेरिवेशन बहुत ही इजी सिंपल डेरिवेशन हमने की है कि कैसे हम डिफरेंट चार्जेस को इन्फिनिटी से उनके रिस्पेक्टिव पोजीशन पर लेकर आएंगे और उसके लिए कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। वो जो टोटल वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। यहाँ पर सिर्फ एक ये दो स्टेप्स आपके इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, वो स्किप कर देते हैं इनको कि आपने यहाँ पर हाफ को इंक्लूड करना है। इसीलिए इंक्लूड करना है बिकॉज इसमें सारे पेयर्स आ जाएंगे 1 2 2 1 3 2 2 3, तो हमने सिर्फ एक ही टर्म को उसमें से चूज करना है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर हाफ। ठीक है जी, क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया वेक्टर। अब देखो, आपको इतना पता है कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, बट कुछ प्रॉब्लम्स में हमारे लिए ये कन्वीनियंट हो जाता है कि हम उसको एज अ वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि आपके पास एक क्लोज्ड एरिया है, उस एरिया में हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट्स को उसमें डिवाइड कर दिया है कि आपके पास एक बिग एरिया था, उसमें से आपने छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया है कि जो ये स्मॉल हमारे पास जितने भी ये स्मॉल एरिया एलिमेंट्स हैं, अब ये कैसे बिहेव करेंगे? एज अ प्लेनर ट्रीट किए जाएंगे, कि एक प्लेन की तरह ट्रीट किए जाएंगे। अब अगर एक ये प्लेन बन गया है तो हमें इतना पता है कि अगर हमें प्लेन की ओरिएंटेशन बतानी है तो वो क्या कौन बताता है? उसका नॉर्मल। कि अगर एक प्लेन पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे तो वो जो नॉर्मल होता है वो हमें क्या बताता है? उसकी ओरिएंटेशन बताता है, उसकी डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, दैट मीन्स अब ये जो हमने एक एरिया एलिमेंट लिया है ये भी तो एक प्लेनर ही है, तो इसमें अगर हम नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्शन हमें पता चल जाएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो नॉर्मल है वो अपवर्ड भी ड्रॉ हो सकता है एंड डाउनवर्ड भी ड्रॉ हो सकता है, दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अब हमें सोचना है कि हम कौन सी डायरेक्शन को चूज करेंगे, तो वो आपके पास एक बाय कन्वेंशन एक फिक्स्ड है कि कन्वेंशन की हेल्प से हम ये बोल रहे हैं कि जो वेक्टर है एसोसिएटेड विद every area element is taken to the direction of outward normal, कि जो भी हमारे पास वेक्टर एसोसिएटेड होगा, मतलब इस एरिया एलिमेंट का जो भी वेक्टर इसके साथ होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा आउटवर्ड टू द नॉर्मल होगी। अब यहाँ पर हमने ये क्या बनाया है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब आपको ऐसे दिख रहा है कि ये नॉर्मल नहीं होगा क्योंकि हमने प्लेन ऑफ पेपर में बताया है, बट एक्चुअली ये सरफेस है, इसके ऊपर ये ऐसे इसका आउटवर्ड नॉर्मल है। ठीक है, 90 डिग्री ये एंगल बना रहा है, तो ये आउटवर्ड नॉर्मल क्या बता रहा है? इसकी डायरेक्शन को बता रहा है। और इसके साथ वेक्टर क्या एसोसिएटेड है हमारे पास? डेल्टा एस वेक्टर। ठीक है, तो ये जो आपके पास डेल्टा एस वेक्टर है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इट विल बी इक्वल टू एन कैप इंटू डेल्टा एस। एन कैप डायरेक्शन को बता रहा है और डेल्टा एस उसके एरिया को बता रहा है। तो एरिया हमेशा स्केलर क्वांटिटी नहीं होती, उसको हम एज अ वेक्टर क्वांटिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वो भी कैसे? कि एक आपने क्लोज्ड सरफेस लिया है, उसके अंदर स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में उसको डिवाइड कर दिया है सच दैट ऑल दी स्मॉल एरिया एलिमेंट्स विल बिहेव लाइक अ प्लेन्स। और हमें पता है अगर हमें किसी प्लेन की डायरेक्शन बतानी है तो वो कैसे पता चलती है? बाय ड्रॉइंग नॉर्मल ऑन इट। नॉर्मल आउटवर्ड अप और डाउनवर्ड दोनों हो सकते हैं, तो हमने कौन सा हमेशा लेना है कि जो हमारे पास नॉर्मल की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड या फिर हम अपवर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये कन्वेंशनली हमने ली है। तो यहां से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा एस वेक्टर इज एन कैप इंटू डेल्टा एस।
ये आपके पास जो एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट है ये आगे हमारे पास बहुत जगह यूज होगा डेरिवेशंस में। जब हम गॉस लॉ को स्टडी करेंगे उसके आगे उसकी डेरिवेशंस करेंगे तो उसमें हर जगह हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट को ही कंसीडर करना है। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एन एरिया इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया। देखो वो क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब एक, अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने एक ये एरिया प्लेन ड्रॉ किया है, इस एरिया से कितनी नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर सकती हैं, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें क्वांटिटी बता देता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर यूनिट एरिया, कितनी उसमें से वो लाइंस क्रॉस हो रही हैं। और जितनी भी लाइंस क्रॉस होंगी उन लाइन से हमें क्या पता चल जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास वीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, वो कैसे है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ इसके अकॉर्डिंग देखें कि डेल्टा एस हमने एक एरिया एलिमेंट लिया था और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने ड्रॉ किया है, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो इसको क्रॉस कर रही हैं वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, ई इंटू डेल्टा एस के। ठीक है, कि डेल्टा एस इस पर्टिकुलर एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं वो ई इंटू डेल्टा एस हो जाएगा। बट ये कोई भी एक्यूरेट वे नहीं है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हम ड्रॉ कर रहे हैं, अब वो जितनी मर्जी हो सकती है। अगर मैं इस सरफेस को टिल्ट कर देती हूँ कि किसी एंगल से मैंने इसको टिल्ट कर दिया, देखो कैसे, जैसे अब मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, यहाँ पर मैंने क्या किया है, सरफेस को टिल्ट फॉर्म में ऐसे दिखा दिया है कि वो कोई एंगल हमारे पास बना रहा है, जैसे ये आपके पास इसमें नॉर्मल होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है थीटा, दिस इज ई वेक्टर और ये आपका डेल्टा एस है। तो जब हम इसको टिल्ट कर देंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके पास कि जो इस एरिया में से अब नंबर ऑफ लाइंस जाएंगी क्रॉस करेंगी वो कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कोई आपका प्रॉपर वे नहीं है कि हम ये बोल दें कि पर्टिकुलर एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं वो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता देगा। ठीक है, ये सिर्फ हम अपनी कन्वीनियंस के लिए कह देते हैं कि इतनी लाइंस क्रॉस हो रही हैं तो वो हमें फ्लक्स बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ कि जो डेल्टा एस है वो मेरे पास एरिया एलिमेंट नॉर्मल के अकॉर्डिंग कितनी प्रोजेक्शन दिखा रहा है, डेल्टा एस कॉस थीटा दिखा रहा है। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, जो नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, डेल्टा एस कॉस थीटा होगा। नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रही हूं मैं, ये चीज ध्यान रखना। इसमें बच्चों को मिस्टेक लगती है, क्यों, हम इसको प्लेन ऑफ पेपर में ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें डायरेक्शंस नहीं पता चलती हैं। बट यहाँ पर हम ये क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे पास प्रोजेक्शन है इस एरिया एलिमेंट की नॉर्मल टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या है, डेल्टा एस कॉस थीटा। दैट मीन्स हम अगर यहाँ से बोल दें कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जिसको हम डेल फाई से डिनोट करते हैं वो क्या होगा, ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर, दैट इज ई इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा। ये आपके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ गई है। अब आप यहाँ पर देखो, अब इसको हम दो वे से समझ सकते हैं। देखो अगर मैं ऐसा कहूं डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा, मीन्स कॉस थीटा को मैं अगर डेल्टा एस के साथ ले लेती हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया कि ई टाइम्स प्रोजेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट, है ना, फ्लक्स किसके इक्वल है, ई टाइम्स द प्रोजेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यही मीनिंग हुआ। और मैं क्या कर सकती हूँ इसको, अब E के साथ मैं अगर कॉस थीटा लगा देती हूँ और डेल्टा एस को बाहर लिख देती हूँ, इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हो गया। इसका मतलब कि ये हमारे पास क्या है, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द नॉर्मल
टू एरिया एलिमेंट दैट इज डेल्टा एस। ठीक है, क्लियर हो गया। यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स, अगर हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं एरिया एलिमेंट की नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कंपोनेंट ले लेते हैं नॉर्मल टू एरिया एलिमेंट। सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि नॉर्मल होना चाहिए, तभी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, अदरवाइज नहीं होगी। देखो इस चीज को हम प्रूव भी कर सकते हैं। हम लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू डेल्टा एस, तो उनके बीच में जो एंगल है वो क्या बन जाएगा, 0 डिग्री बन जाएगा। अब आपने ये नहीं सोचना है कि नॉर्मल का मतलब तो क्या होता है, 90 डिग्री होता है एक्चुअली में, अगर हम ये समझें। बट यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल का मतलब समझूंगी तो वो मुझे क्या दिखेगा, 0 डिग्री दिखाई देगा। ठीक है, जब आप देखना इसको, देखो मैं आपको फिगर से बता देती हूँ। यहां पर देखो ये हमारे पास फिगर है, तो इसके अंदर जो ये हमारे पास एन कैप है ये इसका 90 डिग्री बना हुआ है, राइट। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस एरिया एलिमेंट के भी क्या है, नॉर्मल है 90 डिग्री। तो नॉर्मल है एक दूसरे के, और एन कैप और ई कैप इनमें एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है, कि वैसे तो एरिया एलिमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर नॉर्मल, बट जो उनकी डायरेक्शन में एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। दैट्स वाई हम यहां पर क्या लिख रहे हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। और हमें इतना पता है cos 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। दैट्स वाई डेल फाई भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई है इतनी चीज। अब हम यहाँ पे सेकंड केस ले लेते हैं कि अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नाउ इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द एरिया एलिमेंट, अलोंग एरिया एलिमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, नाउ एंगल विल बी 90 डिग्री, कि हमने उसी के अलोंग ले ली है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट में पहले एंगल 90 डिग्री था, अब वो 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि पहले हम क्या ले रहे थे। यहां पर देखो, अब पहले हमने क्या लिया था, ये जो एरिया एलिमेंट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर नॉर्मल टू ईच अदर, बट डायरेक्शंस में एंगल क्या थे, 0 डिग्री थे। अब हम क्या कह रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इसी के अलोंग ले रहे हैं, यहां पर ले रहे हैं, राइट। तो ये अलोंग हो गया, बट एंगल बिटवीन एन कैप और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अब क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ध्यान से समझो एंगल्स कैसे हम बना रहे हैं, कि हमने इस एलिमेंट के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, और फिर उसके बाद एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एंगल देखना है। ठीक है, डेल्टा एस का मतलब हम एन कैप की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि इस एरिया एलिमेंट की क्या डायरेक्शन है उसी के साथ हमने एंगल देखना है। तो यहां पर आपके पास एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री, और आपको पता है cos 90 क्या होता है, 0, दैट मीन्स फ्लक्स विल बी 0। इसीलिए हमने क्या बोला है कि फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट होगी। और अगर अब यहाँ पर हम एंगल थीटा को ग्रेटर देन 90 कर देंगे तो जो फ्लक्स है वो आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। ठीक, तो डिपेंडिंग अपॉन द एंगल्स हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू है वो क्या होगी, वेरी होती जाएगी। सेकेंडली, यहां से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो फ्लक्स क्या है, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर एंड डेल्टा एस वेक्टर। और आपको इतना पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट है, कभी भी दो क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है, एक स्केलर क्वांटिटी देता है। दैट्स वाई जो फ्लक्स है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अनदर कंक्लूजन ड्रॉ होती है कि डेल्टा फाई क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये मत सोचना कि हम इसमें डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं तो ये वेक्टर होनी चाहिए, बट इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, दैट्स वाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटीज। अब यहाँ पर इसकी यूनिट्स देख सकते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आपको पता है न्यूटन पर कूलम्ब होती है, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। दैट मीन्स इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमने क्या देखना है, ये स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया था। अगर हम टोटल सरफेस की बात करें तो टोटल फ्लक्स निकलेगा, तो टोटल फ्लक्स फाई ई क्या हो जाएगा आपके पास, समीशन ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर। सबका सम अप कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम लिमिट ले लेते हैं कि डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो, देन समीशन विल कन्वर्ट इनटू इंटीग्रेशन। सो फाई ई क्या होगा, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। दिस विल बी योर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सर्कल क्यों लगाया, क्योंकि ओवर द कंप्लीट सरफेस की मैं बात कर रही हूं कि पूरे सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हमें क्या पता चलता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पता चलता है कि कितनी लाइंस पर्टिकुलर एरिया से क्रॉस हो रही हैं, राइट। एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो अब हम स्टार्ट करेंगे गॉस लॉ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही इसी पार्ट में बताया था कि हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स में ये सीखा था हाउ वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूजिंग कूलम्स लॉ। अब हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूजिंग गॉस लॉ। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई मिस मत करना, उसमें हम गॉस लॉ को स्टार्ट करेंगे। Thank you so much guys for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon, and also do like, share and comment on my video.